नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? ठीक है ना? ठीक ही होने चाहिए। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई ध्यान से करना है। चलो तो आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 6वां, समुद्री जल का गुणधर्म। आज के पाठ में हम समुद्री जल की सामान्य विशेषताएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और समुद्री जल का तापमान, यह भी, इसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम समुद्री जल की सामान्य विशेषताएं। प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा जल संचय है, यह हम सब लोग जानते हैं। भूपृष्ठ के क्षार पानी में घुल जाते हैं और नदियों द्वारा समुद्र में प्रवाहित होते हैं। लाखों वर्ष से यह क्रिया निरंतर हो रही है। बाष्पीभवन के कारण समुद्र के केवल पानी का बाष्प बनता है और क्षार वहीं रह जाते हैं। इसके कारण समुद्र का पानी खारा होता जाता है। जमीन और समुद्र के तापमान में अंतर होता है। जमीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंड होती है। इसकी तुलना में पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। जमीन अधिक गर्म और अधिक ठंडी होती है और पानी अपेक्षाकृत कम गर्म और कम ठंडा भी होता है। यह जानकारी अपने को है ही। यही कारण है कि विषुववृत्त रेखा के समीप की जमीन का तापमान 45 अंश से होता है, जबकि वहाँ के पानी का तापमान 25 अंश सेल्सियस होता है। ध्रुव के समीप जमीन का जो तापमान होता है वो -25 अंश से, जबकि पानी का तापमान -2 अंश सेल्सियस होता है। आपके समझ में यह आया होगा। अब मैं आपको जानकारी बताती हूँ कि समुद्री जल का तापमान कैसे होता है। समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान और गहराई के अनुसार उसके विभिन्न तापमानों का अध्ययन किया जाता है। जैसे समुद्र जल का पृष्ठीय तापमान देखेंगे कि सर्वत्र वह समान नहीं होता है। उसके बाद उसकी विशेषता हम यह बता सकते हैं कि यह जो तापमान होता है अक्षांश रेखाओं के अनुसार बदलता जाता है। अब ये जो तापमान होता है वह विषुववृत्त रेखा से ध्रुव की ओर पृष्ठीय तापमान पर कम होता जाता है तथा पृष्ठीय तापमान विषुववृत्त रेखा के समीप 25 अंश सेल्सियस, मध्य अक्षांश रेखीय प्रदेश में 16 अंश सेल्सियस और ध्रुव के समीप 2 अंश सेल्सियस होता है। अब इसका जो स्थान होता है, समुद्री प्रवाह होता है, चक्रवात, वर्षा, समुद्री लहरें, समुद्र जल की क्षारता, प्रदूषण, अभिसरण प्रवाह, ऋतु आदि ये जो विभिन्न घटक है, इसका समुद्री जल के पृष्ठीय तापमान पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों, अभी हम पेज नंबर 50 के ऊपर आकृति 6.1 दी गई है कि गहराई और समुद्री जल का तापमान किस तरह से होता है उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर उन्होंने जो गहराई है वो यहाँ पर मीटर में दी हुई है और सामने तापमान सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। तो देखो, अभी इसका विस्तार से अपन अध्ययन करते हैं कि वहाँ पर उन्होंने कुछ प्रश्न हम लोग उनको पूछे हुए हैं। उसका स्पष्टीकरण मैं अभी आपको बताती हूँ। पहला जो प्रश्न है उनका कि उष्णकटिबंध में समुद्री जल का अधिकतम तापमान जो होता है वो कितना होता है। यह तापमान 500 मीटर गहराई पर कितना होगा। तो इसका उत्तर यह है कि उष्णकटिबंध में समुद्री जल का अधिकतम जो तापमान है वो 18 अंश सेल्सियस है और 500 मिलीमीटर की गहराई पर समुद्री जल का तापमान 11 अंश सेल्सियस होगा। दूसरा प्रश्न है कि मध्य अक्षांश रेखीय प्रदेशों में समुद्री जल का तापमान समुद्री सतह के पास कितना होता है। मध्य प्रदेश रेखीय प्रदेशों में समुद्री जल का तापमान समुद्री सतह के पास 14 अंश सेल्सियस होता है। तीसरा प्रश्न है, मध्य अक्षांश रेखीय प्रदेश में समुद्री जल का तापमान 1500 मीटर की गहराई में कितना दिखाई दे रहा है। इसका उत्तर है कि मध्य अक्षांश रेखीय प्रदेश में समुद्री जल का जो तापमान है वो 1500 मीटर की गहराई में 500 सेल्सियस दिखाई दे रहा है। चौथा प्रश्न है कि आलेख उच्च अक्षांश रेखीय प्रदेश का क्या तापमान दर्शाता है। गहराई के अनुसार समुद्री जल का जो तापमान है वो 500, 1000 और 1500 मीटर पर कितना है। तो इसका उत्तर हम यह बता सकते हैं कि उच्च अक्षांश रेखीय प्रदेश के समुद्री जल का जो तापमान है
वो आलेख में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि गहराई के अनुसार समुद्री जल का तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है। पृष्ठभाग से लेकर किसी की गहराई पर तापमान 4 अंश सेल्सियस अर्थात एक समान है। पृष्ठभाग में 500, 1000 और 1500 मीटर की गहराई पर एक ही तापमान 4 अंश सेल्सियस हमें दिखाई देता है। और अगला सवाल है कि कितनी गहराई के बाद समुद्री जल का तापमान सब जगह समान होता है। तो इसका उत्तर यह है कि विषुववृत्त रेखा से ध्रुव तक के प्रदेश पर विचार करें तो पृष्ठभाग में 2000 किलोमीटर की गहराई के बाद तापमान सब जगह समान यानी स्थिर दिखाई देता है। तो इस तरह से गहराई और समुद्री जल का तापमान हमने देखा। अभी हम इसी का भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे कि गहराई के अनुसार समुद्री जल का तापमान कैसे होता है। जैसे जैसे समुद्र सतह से नीचे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है और अधिक गहराई में तापमान में बहुत अंतर नहीं रहता। गहराई के अनुसार तापमान में होने वाला जो अंतर है वह विषुववृत्त रेखा के समीप सबसे अधिक जबकि मध्य अक्षांश रेखीय प्रदेश में सबसे कम होता है। ध्रुवीय प्रदेश में पृष्ठीय तापमान और गहराई में पाया जाने वाला तापमान दोनों समान होते हैं। जैसे कि सूर्य की किरणें समुद्र के पृष्ठ से कुछ मात्रा में परिवर्तित होती दिखाई देती है तो कुछ मात्रा में एक निश्चित गहराई तक पहुंचती है। गहराई में पहुंची इन किरणों की तीव्रता कम होती है। यही कारण है कि एक निश्चित गहराई के बाद समुद्री जल का जो तापमान होता है वह सर्वत्र समान रहता है। 2000 मीटर की गहराई के बाद समुद्री जल का जो तापमान होता है वो विषुववृत्त रेखा से ध्रुव तक सब जगह 4 अंश सेल्सियस ही रहता है। अब अधिक गहराई में समुद्री जल कभी भी जमता नहीं है तो भूवेष्टित समुद्र की तुलना में खुले समुद्र का तापमान कम होता दिखाई देता है। तो यह इस तरह से यह हो गया गहराई के अनुसार समुद्री जल का तापमान किस तरह से होता है उसका भौगोलिक स्पष्टीकरण। बच्चों, अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं क्षारता के बारे में। इसका अध्ययन आप लोगों ने खुद करना है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो फिर पूछना है। इसमें पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है सागर जल के पानी का स्वाद नमकीन किस कारण होता है। दूसरा प्रश्न है सागर जल के पानी में क्षार की मात्रा अधिक होने का क्या कारण है। तीसरा प्रश्न है सागर जल के क्षारों का हमें क्या उपयोग होता है। तथा आखिरी और चौथा प्रश्न है सागर जल के क्षार में हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं। अब इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण हम देखेंगे तो हमें यह पता लगता है कि हम जो भोजन लेते हैं उसमें नमक का उपयोग किया जाता है। विविध रसायन एवं औषधि तैयार करने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पदार्थ अधिक दिन तक अच्छा रखने के लिए भी नमक का उपयोग करते हैं। नमक का उपयोग बर्फ बनाने वाले जो कारखाने में भी किया जाता है। अब इसका स्पष्टीकरण आकृति आपको आकृति क्रमांक 5 में दिया गया है, पाठ क्रमांक 5 में ही। और नमक क्षारों का माध्यम से हम समुद्री जल के क्षार इकट्ठा करते हैं। क्षारता के कारण समुद्री जल का जो उल्पावकता जो है मतलब जो तैराव है वो बढ़ता है और इसका लाभ जल यातायात के लिए उपयुक्त होता है। यदि समुद्र की जो जल की क्षारता निश्चित मात्रा से अधिक होती है तो उस जल से जीव सृष्टि नष्ट हो जाती है। अब हमने ये जो प्रश्न पढ़े इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण भी हमने देखा, लेकिन उसका जो उत्तर है वह मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाती हूँ कि क्षारों के संचयन के कारण समुद्र का जल जो होता है वो खारा बनता है या होता है। दूसरा उसका कारण बता सकते हैं तापमान और बाष्पीभवन की गति, मीठे पानी की आपूर्ति की मात्रा और समुद्र का खुला अथवा भूवेष्टित स्वरूप, ये सभी घटक समुद्री जल की क्षारता पर प्रभाव डालते हैं। क्षारता के कारण समुद्री जल का उल्पावकता बढ़ती है। इसके कारण भारी भरकम जो जहाज होते हैं वह समुद्र के पानी में तैरते हैं और इसी का उपयोग यातायात के लिए किया जाता है। नमक क्षारों का के जो माध्यम है इससे हम समुद्र से नमक प्राप्त करते हैं। नमक का उपयोग भोजन तथा औषधियाँ तथा रसायनों को तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा बर्फ बनाने तथा भोजन को यथास्थिति बनाए रखने में भी नमक का उपयोग होता है। और यहाँ पर समुद्री जल का गुणधर्म इस पाठ का पहला भाग समाप्त होता है।